दोस्तों, क्या दुनिया चाहती है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने? क्या दुनिया सच में चाहती है कि भारत एक सुपर पावर बने? अगर आपका जवाब हां है, तो शायद आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े कड़वे सच से अनजान हैं। क्योंकि जब भी कोई देश का एक विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो भू राजनीति का एक सार्वभौमिक नियम है साथियों। और वो नियम क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर पीसफुल। यानी शक्ति का पुनः वितरण कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होता। हाल ही में नई दिल्ली में नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर संवाद में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब एनएसए एक ऐसी चेतावनी दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। साथियों, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, नॉट एवरीवन वांट्स इंडिया टू बिकम स्ट्रांग। यानी हर कोई यह नहीं चाहता कि भारत मजबूत बने। सोचिए, जब भारत कमजोर था तो दुनिया हमें परमाणु शक्ति बनने से रोक रही थी, लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी ताकत दिखाई, वही दुनिया भारत को गले लगाने आ गई। तो सवाल है, क्या आज भी कुछ वैश्विक ताकतें भारत को रोकने में लगी हैं? क्या चीन, क्या पाकिस्तान, क्या अमेरिका, क्या कुछ पश्चिमी देश, या फिर भारत के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें देश का मजबूत होना पसंद नहीं है, जो देशद्रोही होते हैं, जो राष्ट्र विरोधी नीतियों को बढ़ावा देते हैं? आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि इतिहास, ठोस फैक्ट्स, अजीत डोभाल की रणनीतिक सिद्धांतों, जिसको हम डोभाल डॉक्ट्राइन, और जियोपॉलिटिक्स के आधार पर इस पूरे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। और आप जहां से भी, जिस भी स्टेट से, जिस भी गांव से इस वीडियो को देख रहे हो, अपने उस स्टेट, अपने उस गांव के साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा साथियों, जिससे हमारी इंडियन आर्मी को मोटिवेशन मिले आप लोगों के कमेंट से। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि आखिर अजीत डोभाल ने ऐसा क्यों कहा है। यह जानना बहुत जरूरी है साथियों। अजीत डोभाल केवल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, उन्होंने दशकों तक देश की सबसे खुफिया एजेंसी में काम किया है साथियों। ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो, कश्मीर हो, म्यांमार हो, या सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, भारत की रक्षा नीति को आकार देने में उनकी अहम भूमिका रही है। जब ऐसा व्यक्ति कहता है कि अगर आप मजबूत नहीं है तो दुनिया आपकी दोस्त नहीं होती है, ये अजीत डोभाल साहब ने बोला है, तो यह केवल भाषण नहीं था इनका, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा नियम है। यही नियम अमेरिका अपनाता है, रसिया अपनाता है, यही नियम चीन भी अपनाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फ्रेंडशिप नहीं चलती, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट चलता है। अमेरिका आज भारत के साथ खड़े होकर, मैं अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका भारत का साथ क्यों देना चाहता है? क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं चाइना को रोकना है, क्वाड के जरिए इंडो पैसिफिक रीजन पर अपनी नजर रखनी है, कंट्रोल करना है चाइना को। भाई, अमेरिका आज भारत के साथ खड़े होकर क्वाड में इसलिए काम करता है क्योंकि उसे इंडो पैसिफिक में चीन को रोकना है। और अगर रसिया बात करें, रसिया क्यों काम करना चाह रहा है भारत के साथ? भाई, रसिया जो भी उसके हथियार और ऊर्जा एनर्जी है, उसका सबसे बड़ा बाजार कौन है? भारत है। समझो, अजीत डोभाल ने स्पष्ट किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है। अगर देश ऑटो पायलट मोड में भी चले तब भी यह आर्थिक वृद्धि होगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन असली सवाल यह है कि इस विकसित भारत के उत्थान को रोकने के लिए जो बाहरी दबाव आएंगे, उन्हें हम कैसे संभालेंगे। ये था अजीत डोभाल का पूरा कॉन्सेप्ट। इसको समझने की कोशिश करो, वो क्यों कह रहे थे। चैप्टर 2 में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इतिहास, थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलेंगे साथियों। इसको समझना कि जो पोखरण वाला जो था ना, भारत ने पोखरण में परमाणु जो परीक्षण किया था 1998 में, जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री थे, उस समय की थोड़ी सी बात करते हैं। इसको थोड़ा सा समझिए। पोखरण 1998 का सबक, 1998 में जो पोखरण हुआ था, भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए परमाणु परीक्षण किया। उस समय क्या हुआ? अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जापान ने आर्थिक सहायता रोक दी, पश्चिमी देशों ने भारत को दुनिया से अलग थलग करने की पूरी कोशिश की थी साथियों, लेकिन ये नहीं माने थे। लेकिन भारत झुका नहीं, और परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, आज आपके सामने है। महज कुछ सालों के अंदर वही अमेरिका जिसने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हस्ताक्षर करने पर मजबूर हो गया है। 2008 का परिणाम आप देख सकते हो। क्यों?
क्योंकि भारत ने अपनी ताकत साबित कर दी थी। यही बात अजीत डोभाल समझाते हैं, अगर आप कमजोर हैं तो दुनिया आपको दबाएगी, लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो वही दुनिया जो कल तक विरोध कर रही थी आज आपकी साझेदार बन जाएगी। यह है पूरा कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स का मजबूत स्तंभ है और अंतरिक्ष से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे भारत की ताकत बढ़ रही है वैसे वैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा और विरोध भी बढ़ रहा है। अब आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं समझाने वाला हूं वो समझाने वाला हूं युद्ध का असली मतलब क्या होता है साथियों, विल पावर एंड मोरल। इसको समझना बहुत जरूरी है। जो आपके अजीत डोभाल जी हैं उन्होंने अपने भाषण में युद्ध के सबसे गहरे सच को उजागर किया। उन्होंने पूछा हम युद्ध क्यों लड़ते हैं, हम युद्ध क्यों लड़ते हैं, और खुद जवाब दिया हम कोई मनोविकारी नहीं है जो दुश्मन की कटी हुई लाशें देखकर खुश हों। युद्ध लाशें गिराने के लिए नहीं लड़े जाते, बल्कि दुश्मन के मनोबल, मोरल और उसकी राष्ट्रीय इच्छा शक्ति, नेशनल विल पावर को तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं, ताकि वो हमारी शर्तों को स्वीकार कर ले। यही तो मेन कॉन्सेप्ट होता है युद्ध लड़ने का। यही रणनीतिक यथार्थवाद, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का सबसे बड़ा पिलर है। साथियों आज 21वीं सदी में दुश्मन आपकी सेना पर हमला करने से पहले अपनी जनता की विल पावर और मोरल पर हमला करता है। अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार हो लेकिन उसकी जनता और नेताओं में सही समय पर कठोर निर्णय लेने की राजनीति इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल ना हो तो वे सारे हथियार बेकार हो जाते हैं। और इसी संदर्भ में इन्होंने एक नेपोलियन बोनापार्ट का एक ऐतिहासिक कथन था, वो बोला अजीत डोभाल जी ने, पता क्या बोला कि मुझे 1000 शेरों की उस सेना से डर नहीं लगता जिसका नेता एक भेड़ हो। मुझे डर किससे लगता है, लेकिन मुझे 1000 भेड़ों की उस सेना से डर लगता है जिसका एक नेता शेर हो। यानी किसी भी राष्ट्र के उत्थान में सबसे बड़ा रोल डिसीजिव लीडरशिप, निर्णायक नेतृत्व का होता है। बात समझ में आ रही है। अब आगे थोड़ा सा चीन के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है साथियों कि चाइना स्ट्रेटेजिक डिलेमा क्या है, चीन की रणनीति क्या है और चीन का असली डर क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। चीन भारत को सुपर पावर क्यों नहीं बनने देना चाहता है। अगर आज दुनिया में कोई एक देश है जो भारत की बढ़ती ताकत को सबसे ज्यादा खतरे के रूप में देखता है तो वो चीन है। साथियों 1990 की बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको थोड़ा सा याद रखना। 1990 के दशक में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग एक जैसी थी, ज्यादा फर्क नहीं था, 19-20 का फर्क था। लेकिन अगले 30 सालों में चीन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर 60 से ज्यादा देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको ये BRI बोलता है, BRI, बेल्ट एंड रोड इन इनिशिएटिव के जरिए अपना कर्ज जाल फैलाया। उसे लगता था कि पूरे एशिया पर उसका एक छत्र राज होगा, लेकिन फिर भारत ने अपनी चाल बदली। भारत ने केवल सेना नहीं बढ़ाई बल्कि पहला डिजिटल रिवॉल्यूशन UPI, सबसे पहले आपने सुना होगा UPI, ये सबसे बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशन था। UPI बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम खड़ा किया। दूसरा स्पेस एक्सीलेंस, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे कम लागत वाले सफल स्पेस मिशन भेजे साथियों। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस इंडिजीनियस, तेजस हो, आपका ब्रह्मोस हो, S-400 की तैनाती और डिफेंस एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की हो, जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट किया हो हथियारों को। और चौथा टेक ऑटोनॉमी, सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बना। बीजिंग को इस बात से डर नहीं लगता कि भारत आज उनसे आगे है या नहीं, चीन को डर इस बात से लगता है कि भारत भविष्य में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन रहा है, प्रतिस्पर्धी बन रहा है, और जियोपॉलिटिक्स में भविष्य का प्रतिस्पर्धी ही आज का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है साथियों। बात समझ में आई। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका, क्योंकि चीन को लगता है कि मेरा भविष्य का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अगर कोई है तो वो है भारत साथियों। द 4 पिलर असेशन स्ट्रेटेजी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हाइब्रिड वॉरफेयर, बिना गोली चलाए युद्ध कैसे लड़े जा रहे हैं आजकल। युद्ध की स्थिति हमेशा, कोल्ड वार जैसी स्थिति हमेशा किसी न किसी देश के साथ बनी रहती है, भारत के साथ भी बनी हुई है।
चाइना को लेके, पाकिस्तान को लेके, अमेरिका को लेके। आज युद्ध सिर्फ सरहदों पर टैंक से नहीं लड़ा जा रहा, आज युद्ध आपके मोबाइल, आपकी सोशल मीडिया, आपकी डेटा और आपकी सोच से लड़ा जा रहा है। इसे कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर साथियों। सबसे पहले डिजिटल रिवॉल्यूशन, स्पेस एक्सीलेंस, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब मेन जो चीज है वो समझना बहुत जरूरी है। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब है बिना किसी खुले सैन्य आक्रमण के किसी देश को अंदर से खोखला करना। पहला, फेक न्यूज एंड डिस इंफॉर्मेशन, जनता के मन में सरकार और संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करना। दूसरा है सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है साथियों, साइबर अटैक, देश के बैंकिंग, पावर ग्रिड और डिफेंस सर्वर को डाउन करना। और तीसरा क्या है साथियों, आपका कॉग्निटिव वॉरफेयर, समाज को धर्म, जाति और राजनीति के नाम पर आपस में लड़वाना। अजीत डोभाल चेतावनी देते हैं कि जब कोई देश बाहर से पराजित नहीं हो पाता तो उसके विरोधी उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर खड़े जवान की नहीं बल्कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी बन चुकी है। और साथियों लास्ट में मैं आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो ये है, वी हैव टू एवेंज आवर हिस्ट्री। इतिहास का प्रतिशोध और वीडी मॉडल। अजीत डोभाल ने अपने भाषण में एक और कड़ा शब्द प्रयोग किया, वी हैव टू एवेंज आवर हिस्ट्री। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना होगा। इसका मतलब किसी देश पर हमला करना नहीं है, इसका मतलब है कि प्राचीन भारत के पास समृद्धि तो थी लेकिन हमें सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस, सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे, जिसके कारण हम पर बार बार आक्रमण हुए। हमें अपनी उस ऐतिहासिक गलती को सुधारना होगा जो हमने पास्ट में करी है। अपनी सिक्योरिटी को लेके अक्षय जी ने हमसे क्यों छुड़ा 1962 में? हमारे जवाहरलाल नेहरू पता नहीं कौन सी दुनिया में सोए रहते हैं, उनको पता ही नहीं था अक्षय चीन पे हमें अपनी फौज भी भेजनी है, हमें वहां बॉर्डर सिक्योरिटी भी बनानी है। नहीं, चाइना आया यहाँ तो भाई इंडिया को कुछ है ही नहीं, उन्होंने अपना रोड बना दिया, G219 रोड डाल के शिंजियांग को तिब्बत से जोड़ दिया। और उन्होंने अपने ही चीनी अखबार में ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर उनका सरकारी हैंडल, सरकारी न्यूज़पेपर, उसमें छापा हमने यहाँ से ऐसे रोड निकाल दिया। तब है जवाहरलाल नेहरू जागे, पता नहीं किसके पास हो रहे थे। ऐसा ऐसे नहीं हो सकता है, चीनी हिंदी भाई भाई। अबे तो वो हमारी बहुत बड़ी गलतियां थी, उनसे सीख लेना चाहिए, अब ऐसा नहीं करना है हमें। आज तक हम अपनी संसद में उसके लिए बहस कर रहे हैं अक्षय जी हम वापस कैसे लें, और तभी हम थोड़े से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे होते अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को। पहले ये आपका समय, उससे पहले भी जाओ, अंग्रेज आए, मुगल आए, और उससे पहले हमेशा से यही प्रॉब्लम तो रही, बॉर्डर सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही। तो हमें सबसे पहले इसको सुधारना होगा। इसके लिए उन्होंने युवाओं को बीडी मॉडल अपनाने की सलाह दी। वी का मतलब क्या होता है? वाइटल, अति आवश्यक। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता यह 100% नॉन निगोशिएबल है। नॉन निगोशिएबल, इसमें तो कोई निगोशिएबल होगा ही नहीं साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वी का मतलब वाइटल, अति आवश्यक है। और ई का मतलब क्या है? वीईडी रूल दिया ना इन्होंने। बी का मतलब वाइटल, ई का मतलब असेंशियल, देश का आर्थिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी का विकास, और डी का मतलब डिजायरेबल, हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं, सुख सुविधाएं और आराम। देश से ऊपर नहीं होनी चाहिए, हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं और आराम देश से ऊपर नहीं होना चाहिए। डोभाल जी ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आज के युवा का नारा होना चाहिए, भारत को शक्तिशाली और विकसित बनाना मेरा जन्मसिद्ध कर्तव्य है और मैं इसे पूरा करूंगा। दोस्तों याद रखिए, दुनिया में सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान ताकत, आत्मनिर्भरता और निरंतर प्रगति से मिलता है। अजीत डोभाल का यह संदेश किसी को डराने के लिए नहीं है बल्कि हर भारतीय को जागरूक करने के लिए है। सुपर पावर सिर्फ सरकारों या सेना नहीं बनाती, सुपर पावर 140 करोड़ जागरूक नागरिक मिलकर बनाते हैं। जैसा कि डोभाल जी ने कहा, साहसी लोग धैर्यवान होते हैं जबकि कायर अधीर और शोर मचाने वाले होते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको यह डीप रिसर्च विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिकल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।